हेलो दोस्तों, लर्न विथ गोविंद सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2024 801 HA के बारे में। हम इस पेपर को डिटेल अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं हैं? बताइए। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के लेखक हैं? ये भारतेंदु युग के हैं। इनके नाम पर खुद एक युग है, भारतेंदु युग। उसके बाद बात करें, भारतेंदु युग कब से कब तक था? तो 1857 से ये 1900 तक। कब तक? 1900 तक। भारतेंदु युग को ही हम लोग क्या कहेंगे? पुनर्जागरण काल कहेंगे। और गद्य में खड़ी बोली का विकास इसी काल में देखने को मिलता है। इसीलिए भारतेंदु जी को हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी मानते हैं। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस की रात कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के बारे में आप लोग और कुछ याद रखिएगा रचनाएं। इनकी कहानियां और हैं, जैसे कफन, क्या है? कफन, ईदगाह, ईदगाह, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, परमेश्वर, और उसके बाद दो बैलों की कथा इत्यादि इनकी कहानियां प्रमुख हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, सिंदूर की होली, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, रूस में 25 मास, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं यात्रा वृत्तांत के लिए कौन फेमस है? राहुल संकृत्यानंद। अगला क्वेश्चन, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक ए ऑप्शन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, बी देवेंद्र सत्यार्थी हैं, सी माखनलाल चतुर्वेदी हैं, डी राम वृक्ष बेनीप्रिय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन बी मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन डी जॉर्ज गियर्सन ने। तो इसको किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? ध्यान रहे दोस्तों, नहीं शब्द पूछा। कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवि प्रिया। कवि प्रिया है किसकी? कवि प्रिया किसकी है? तो कवि प्रिया है केशव जी की। किसकी है? केशव दास की। केशव दास की और रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्र का है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है। तो भारतेंदु युग की क्या प्रवृत्ति नहीं? राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों ऊपर, भारतेंदु युग में काव्य भाषा नहीं बल्कि गद्य के रूप में खड़ी बोली का विकास हुआ था। इसलिए ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने नहीं किया? किसने किया है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा,
ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अगेय, ऑप्शन सी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन डी गिरजा कुमार माथुर। तो किसने किया है इस, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, किसने किया है? अगेय साहब ने किया है। किसने किया है? अगेय साहब ने। आप लोगों को ध्यान रहे दोस्तों, तार सप्तक की संख्या कितनी है? 4 तार सप्तक। तार सप्तक में कितने कवियों का वर्णन है? 7 कवियों का वर्णन है। तो पहला तार सप्तक क्या था? 1943। दूसरा तार सप्तक क्या था? 8 साल इसमें जोड़ दीजिए, दूसरा 8 साल जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1951। तीसरा तार सप्तक का समय क्या है? तीसरा तार सप्तक फिर 8 साल जोड़ दीजिए, 1959। चौथा तार सप्तक का समय क्या है? 20 साल जोड़ दीजिए, 1979। तो ये तार सप्तक थे। अगेय साहब तार सप्तक के संपादक थे और अगेय साहब ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी भी कहा है। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजक किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और कुछ रचनाओं को बताइए। जैसे इनकी बहुत ही फेमस रचना है कुकुर मुत्ता। कौन सी रचना है? कुकुर मुत्ता। उसके अलावा परिमल, परिमल और आड़िमा इत्यादि इनकी रचनाएं फेमस हैं। अगला क्वेश्चन, हाथी जैसा देह है गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी हास्य रस। तो इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन डी सही है, हास्य रस। अगला क्वेश्चन, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ जनु जानो मनु मानो की बात आ जाए दोस्तों, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा में क्या होगा? उपमा में सा, सी, सम, सरिस इत्यादि शब्द आते हैं। अगला, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद हैं। सोरठा छंद है, दोहा छंद है, रोला छंद है या कुंडलिया छंद है। तो इसमें क्या छंद है? सोरठा छंद है। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। सोरठा और दोहे एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सोरठा के प्रथम में 11, फिर 13, फिर 11, फिर 13, यानी प्रथम चरण में 11 मात्रा, दूसरे चरण में 13 मात्रा और तीसरे चरण में 11, चौथे चरण में 13 मात्रा। जबकि दोहा में प्रथम चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों? तो उपसर्ग आप कैसे पकड़ेंगे? सबसे पहले आप मूल शब्द ढूंढिए। करण, करण में अनु लगा, सही है ये। शासन, शासन भी शब्द होता है, इसमें अनु लगा है, ये भी सही है। अनुतीर्ण, अनुवाद, अनुवाद भी शब्द होता है, तीर्ण नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। तो इसीलिए सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ अर्थात इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। इसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलकंठ किसका पर्याय है? शंकर जी का, अर्थात नीला है कंठ जिसका, कौन? शंकर जी। अगला क्वेश्चन,
बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, अम्बुद, जलद, जलज। ध्यान रहे दोस्तों, जिसमें लास्ट में द आ रहा है सभी बादल के, जबकि ये जलज जो है ये किसका है, ये जल का है, सॉरी कमल का है। जलज किसका है, जलज किसका पर्यायवाची है, ये कमल का है। किसका है, कमल का है। अगला क्वेश्चन, युष्मत तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन बताना है। तो तुम शब्द का कैसे चलेगा रहू, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तौ, त्वयि। कैसे चलेगा, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तौ, त्वयि। त्वया, त्वया होगा, इसका क्या सही होगा जवाब, त्वया शब्द होगा। इसी प्रकार अहम शब्द का चलता है, अर्थात मैं का, अहम, माम, मया, मयम, मत, मम, मयि रे। उसी प्रकार युष्मत का चलेगा, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि रे, अर्थात इसका बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, आंधी आई और हम घर से भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, सबसे पहले दोस्तों रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार अर्थ के आधार पर पूछा जाएगा दोस्तों, तो अर्थ के आधार पर बताएंगे आप लोग 8 प्रकार होता है। तो रचना के आधार पर कौन कौन वाक्य होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें और, जब, तब ये सब कुछ ना हो, अर्थात वो जैसे आंधी आई ये एक सरल वाक्य है, हम घर से भागने लगे ये भी एक सरल वाक्य, बीच में ये और शब्द दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य क्या होता है, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर जब डिपेंड हो तो वहाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। वाच्य बताना है, ऑप्शन ए कर्तवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा कर्तवाच्य। अगला, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है। बताइए, चलना क्या है, क्रिया है, चलना से पहले आया अचानक शब्द है, अर्थात चलना की एक विशेषता है कि वह अचानक है, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन, अब ये रहे हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद हम खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न देखेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न में देखिए, कह रहा है सबसे पहले आप निम्नलिखित 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला का नंबर है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, ये वाला का नंबर पढ़ना है। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है, केवल संदर्भ ही आपको बताना है। तो संदर्भ में आप क्या बताएंगे, इसमें संदर्भ में आप क्या बताएंगे, किस पाठ का से लिया गया है, ये बताइए किस पाठ से लिया गया है, ये कौन से पाठ का है। ये दोस्तों कुसंग का ज्वार सबसे भयानक, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय। किसी युवा पुरुष की संगति या बुरी होगी, उसके पैरों में बंधी चक्की के समान, जो उसे दिन दिन अवनति गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ये दोस्तों मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। कौन सा चैप्टर से, मित्रता से। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके लेखक कौन है, शुक्ल जी। तो आप लोग संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक शुक्ल जी हैं। कौन है, शुक्ल जी। तो इस प्रकार आप 2 नंबर अपना फाइंड करिए। अगला है, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश है क्या, कह रहा है कुसंग का ज्वार, यहाँ ज्वार का मतलब बुखार से नहीं है दोस्तों, सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि कुसंगति बहुत ही भयानक बीमारी है। यह केवल क्या नीति सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती, बल्कि हमारी बुद्धि को भी छीण कर लेती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको बनाकर लिख देंगे। इस प्रकार 2 नंबर ये भी हमारे कंप्लीट हुए। अगला, कुसंग की तुलना किससे की गई है? कुसंग की तुलना किससे की गई है दोस्तों? कुसंग की तुलना की गई है बुरी संगति से। किससे? बुरी संगति से। किससे की गई है? बुरी संगति से। इस प्रकार हमारे ये 2 नंबर अर्थात 6 नंबर इसमें। अगला, खा नंबर अथवा वाला भी देखेंगे। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और तब वो स्थान रिक्त होगा, उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। इसका गद्यांश बताइए दोस्तों। गद्यांश ये किस पाठ से लिया गया है? ये पाठ का नाम है, देखिए, ईर्ष्या शब्द आया, निंदा शब्द आया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अर्थात ये जो अंडरलाइन है इसकी हमको व्याख्या करना है। कैसे करेंगे? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अर्थात ईर्ष्या आने से पहले हमारे अंदर निंदा आ जाती है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु प्रकृति का होता है, वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अर्थात जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है सबसे पहले वह निंदा करना सीखता है। इस प्रकार दोस्तों हम इसको लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति, देखिए नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है ताकि वे गिर जाएंगे और तब वो स्थान रिक्त होगा और उस स्थान पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर देखिए, का नंबर कह रहा, ऊधो जाहु तुम ही हम जाने, ऊधो जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हों कौ नहीं पठायो तुम हों बीच भुलाने, ब्रज नारनी सो जोग कहत हों बात कहत न लजाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हमसे कही लऊँ हम सही कह जी गुण लेउ सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, साँच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। तो इसमें हम पूरे पंक्ति का ही देखेंगे, शायद अगली बार दूसरी जगह अंडरलाइन करके पूछ लें। तो ये उस समय की बात है जिस समय ऊधो आते हैं, गोपियों के साथ मजाक करते हैं। गोपियों के साथ मजाक करते हैं तो गोपियाँ कहती क्या हैं, ऊधो जाहूँ तुम्हें हम जाने, हे ऊधो हम आपको जानते हैं, श्याम तुम ही हों नहु पठायो, क्या आपको श्याम यहाँ नहीं पठाया है या नहीं भेजा है, तुम हों बीच भुलाने, तुम्हारे यहाँ कैसे भटकते भटकते आ गए, ब्रज नारनी सो जोग कहत हों, ब्रज की नारियों के साथ आप जोग करते हो, बात कहत न लजाने, यह बात कहते हुए आपको लाज नहीं आ रही, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप तो बड़े लोग हैं, आपके अंदर विवेक नहीं, ऐसे भय अयाने, ऐसे ही आप बड़े हो गए हैं, हमसे कही लें हम सही कहें, हमसे तो कह लिया आपने, हम सही लिए, ज्यों कुन्यों लियो सयाने, पर आप अन्य किसी गोपियों से ये मत कहना, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला कहाँ आप दशा दिगंबर की बात कर रही हो, मस्ट करो पहचाने, हम आपको पहचान गए हैं, सच कहो तुमको अपनी सो, सच सच कहो तुमको हम कसम रखवा रहे हैं, बूझती बात निदाने, क्या आप ये बात नहीं बूझते हो या नहीं समझते हो। अगला देखिए, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, जब आपको श्याम जी ने पठाया यहाँ भेजा,
तब नौकहूँ नहीं मुस्काने, तब थोड़ा सा भी मुस्काए नहीं है वो। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए यहाँ सूर आ गया, सूर से हम समझ जाएंगे ये सूरदास जी का पद है, अर्थात इसमें हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत, अब की गद्यांश नहीं लिखेंगे दोस्तों, पद्यांश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक ना लिखकर अब की बार हम रचयिता लिखेंगे। इसके रचयिता, रचयिता कौन है, यहाँ देखिए सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं। अगला कह रहा है पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो पद्यांश में देखिए कौन सा रेखांकित कह रहा है, हमसे कही लेऊ हम सही लिए। कह रहा हमसे तो आपने कहा हमने सही लिया, जीव गुण लेऊ सयाने, पर आप अन्य किसी गोपियों से मत कहना। कहाँ अबलव कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला नारी हैं, आप दशा दिगंबर हैं, मस्ट करो पहचाने, हमने आपको पहचान लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने रेखांकित अंश की व्याख्या भी कर दी। अगला है ब्रज नारिणी सो जोग कहत हों, बात कहत न लजाने। आप ब्रज की नारियों के साथ जोग की बात करते हो, आपको यह बात कहते हुए लाज नहीं आ रही। इस प्रकार हम 6 नंबर इसका भी कंप्लीट कर लिए। आगे दोस्तों देखेंगे, बहुत ही अच्छी लाइन है अथवा में, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों को सिर पर चढ़ूं बाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे दोस्तों। इसमें संदर्भ सबसे पहले बताइए कहाँ से लिया गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पुष्प की अभिलाषा। कौन सा चैप्टर है, पुष्प की अभिलाषा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है, पुष्प की अभिलाषा। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। तो आप लोग इसका संदर्भ ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कह रहा पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पद्यांश में रेखांकित अंश कह रहा है, चाह नहीं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं। मेरी ये पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प की इच्छा है। कह रहा है कि मेरी ये चाहत नहीं है कि मैं सुरबाला यानी देवियों के सुर मीन्स देवता लोगों के बाला मैंने देवता लोगों के नारियों के गले में पहना जाऊं। चाह नहीं है, मेरी यह चाह नहीं है कि प्रेमी के माला में मैं बिंद कर प्यारी को ललचाऊं और उसको ललचाऊं। मेरी चाह क्या है कि मैं वीरों के काम में आऊं। किनके काम में आऊं, वीरों के काम में आऊं। इस प्रकार हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अगला कह रहा पुष्प के वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करना चाहता है। तो आप लोग देखिए, कह रहा मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कह रहा हम उन वीर सैनिकों के ऊपर अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं जहां मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जवान शहीद होने के लिए बाजी लगा दें। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। आगे देखेंगे हम लोग, ये अनिवार्य संस्कृत का है दोस्तों, इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें देखेंगे ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। देखिए शुरू में ही आ गया। तो इसमें कह रहा है नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, संदर्भ भी लिखना है। संस्कृत की अनिवार्य संस्कृत की खास बात ये भी है दोस्तों कि इसमें आपको लेखक या रचयिता का नाम नहीं लिखना होता, आप केवल ये ही बता दें कि किस पाठ से लिया गया। तो ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। आइए इसका हम संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे,
संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, गद्यांश ही तो है दोस्तों, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? वाराणसी नामक पाठ से। उसके बाद हम इसका अनुवाद करेंगे, उसके बाद इसका हम क्या करेंगे? अनुवाद करेंगे। कह रहा वाराणसा प्रचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते हैं। कह रहा है वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में, गेहे गेहे मीन्स घर घर में, विद्या के अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रहती है या होती रही है। कह रहा अधुनापि माने आज भी अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्य धारा यानी संस्कृत वाणी की धारा सततम प्रवाहित, लगातार, सततम माने लगातार या निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और कह रहा है जनानां ज्ञानस्य वर्धते, जनानां ज्ञानस्य वर्धते मीन्स क्या होगा दोस्तों? जनानां ज्ञानस्य वर्धते, और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेकाचार्य मूर्धन्यः विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। कह रहा है यहाँ अनेक आचार्य और मूर्धन्य मीन्स उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य में अध्ययन और अध्यापन करने के लिए क्या करते हैं? अध्ययन और अध्यापन करने में इस समय लगे हुए हैं। इदानी माने इस समय। न केवलम भारतीय, इनमें भारतीय ही नहीं अपितु वैदेशिक माने विदेशी लोग भी हैं। केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ क्या करते हैं? आते हैं। अत्र आगच्छन्ति माने आते हैं। निःशुल्का च विद्याम गृह्णन्ति, निःशुल्क यहाँ विद्या ग्रहण करते हैं, और यहाँ निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अगला है दोस्तों अथवा में, देखिए ये वाला, इसमें भी क्या बताना है? संदर्भ सहित अनुवाद बताना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये किस पाठ से आया है दोस्तों? ये किस पाठ से आया है? तो इस पाठ का नाम क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो ग्रामीणः। तो इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से उद्गृत है। आइए दोस्तों अब इसका अनुवाद करेंगे हम। कह रहा है एकदा बहवा जना धूमयानाम रेल आहरम नगरम प्रति गच्छन्ति यस्मिन्। कह रहा एक बार बहुत से लोग रेल की यात्रा करते हुए नगर की तरफ गए थे। तेसु कचित ग्रामीण, उनमें से कुछ ग्रामीण, किच्ची नागरिक का आसान, और कुछ नागरिक लोग बैठे थे। नागरिक माने शहरी लोग। मौन स्थिति तेसु एका नागरिका, मौन स्थिति में बैठे हुए एक नागरिक ने ग्रामीणवान उपहासन अकेत। वो कह रहा मौन अवस्था में बैठे हुए एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यपि पूर्वतः अशिक्षिताः अज्ञस्य सन्ति। गाँव के लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासा, न उनका विकास हुआ है, अभवत न हुआ है, न च भविष्य शक्नोति, न ही भविष्य में उनका विकास कभी होगा। तस्य तदृश्य जल्पना से उत्ता के चतुर्ग्राम में अब्रवीत भद्र नागरिका। ऐसा सुनकर उसमें एक चतुर ग्रामीण ने बोला, भवान एवं किच बहुत यति भवान शिक्षिता बहु च संति। कह रहा है आप तो बहुत ही शिक्षित हैं और बहुत ज्ञानी हैं। इदम अकृणन, यह सुनकर वह नागरिक सदर्प ग्रीवम माने बोला या आवाज़ उठाकर बोला, उन्यस कथयत कथिष्यामि पर पूर्वम समय विद्वतः। उसने क्या कहा, ग्रामीण ने क्या कहा कि यदि आप विद्वान हैं तो आप ही कुछ बोलिए।
तो उस ग्रामीण ने कहा ठीक है हम कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ शर्त रख लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें 2 पद्य भी आएंगे दोस्तों। पद्य नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो संदर्भ सहित क्या करना है? अनुवाद करना है। तो देखिए, सार्था प्रवस्तो मित्रम किश्वन मित्रे गृहीषतः अतुरस्य चा मित्रम किश्विन मित्रा मरिष्यतः। कह रहा है सार्था प्रवस्ते मित्रम किस्मिन, कह रहा प्रवास में रहने वालों का मित्र कौन है? मित्रम गृहीषता, और घर में रहने वाले का मित्र कौन है? फिर कह रहा आतुरस्य चा मित्रम किस्मिन, कह रहा रोगी व्यक्तियों का मित्र कौन है? मित्रता मरिष्यता, और मरने वालों का मित्र कौन है? अगला दोस्तों, अगला देखिए खा नंबर में कह रहा, इसका सबसे पहले संदर्भ हम लिखेंगे। तो ये किस चैप्टर से है? वीरः वीरेण वीरेण पूज्यते नामक चैप्टर से। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्गृत है। आइए दोस्तों इसका हम अनुवाद करते हैं। कह रहा बंधनम मरणम वापि जायो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरा भयो ही वीरतः। कह रहा है बंधन, क्या कह रहा है? बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो, जय यानी जीत हो अथवा हार हो, उभयत्र माने दोनों ही अवस्थाओं में, समूह वीरा वीर समान रहता है। वीर कैसा रहता है? समान रहता है। वीर भव ही वीरता, वीर के इसी भाव को हम लोग क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों संस्कृत पद्यांश को भी देख लिया। अब हम देखेंगे अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का। तो हर जिले में खंड काव्य अलग अलग होता है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है। कौशाम्बी वालों के लिए क्या होगा? अग्रपूजा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोगों को क्या लिखना होता है? कहानी टाइप लिखना होता है। तो ये तभी आएगा जब स्वेच्छा से आप गहन स्टडी करके पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, जरूर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीवन परिचय। क्या है? जीवन परिचय। तो इसमें आप गद्यांश में 2-3 जीवन परिचय अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। जैसे रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिनकर जी का इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, जीवन परिचय लिखते समय दाहिनी तरफ संक्षिप्त परिचय देना ना भूलिएगा। इसी प्रकार हम लोग पद्य में करेंगे। अगला कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किसी एक श्लोक। तो श्लोक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, आप लोग श्लोक जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो पत्र लिखते समय दोस्तों ध्यान रहे, सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे ऊपर सेवा में, उसके बाद सेवा में श्रीमान महोदय जो भी है, श्रीमान महोदय प्रधानाचार्य जी ABC स्कूल करारी इंटर कॉलेज, जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद आप विषय लिखना नहीं भूलेंगे। क्या? विषय ज़रूर लिखेंगे। विषय में आप उसका पूरा सारांश लिख देंगे कि आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या हैं। तो पुस्तक एवं पत्रिकाओं का अभाव है तो आप वही चाहेंगे। उसके बाद आप लास्ट में जब जहाँ से शुरुआत करेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10 का छात्र या छात्रा हूँ, उससे पहले आप लोग लिख लेंगे महोदय। क्या लिख लेंगे? महोदय। फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार आपको बधाई पत्र लिखने के लिए आया है। बधाई पत्र में आप लोग क्या करेंगे? बधाई पत्र में सबसे पहले आप लोग सबसे ऊपर आप पता लिखेंगे। जैसे आप लिख लीजिए खुसरू बाग इलाहाबाद।
खुसरूबाग इलाहाबाद, सबसे ऊपर पता डाल दिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद आप लोग डालेंगे प्रिय मित्र, मित्र को ही तो लिख रहे हैं पत्र, प्रिय मित्र, उनका नाम जो भी है, प्रिय मित्र, अजय, जो भी उनका नाम है। उसके बाद आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे और लास्ट में आप ये ज़रूर लिखेंगे तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र, आपका जो भी नाम हो, उसके बाद नीचे दिनांक लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका प्रतियोगिता ये बधाई पत्र लिखकर तैयार हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 29 नंबर में आप लोगों को अनिवार्य संस्कृत से 4 क्वेश्चन आएंगे और उनमें से आपको 2 प्रश्न करना अनिवार्य है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते दोस्तों, इन प्रश्नों को आप लोग देखे रहिएगा। तो जैसे पहला प्रश्न कह रहा है चंद्रशेखरा का आसीता, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चंद्रशेखरा भारतवीरा चा देशभक्ता आसीता, तो क्या थे, भारतवीर और देशभक्त थे। अगला क्वेश्चन कह रहा वीरः केन पूज्यते, वीरों को कौन पूछता है, कह रहा वीरः वीरेण पूज्यते, ये तो सीधा पाठ ही से आ गया। वाराणसी नगरी कस्या नद्यः कुलासी, तो वाराणसी नगरी किसके किनारे पर स्थित है, तो कस्या के स्थान पर गंगायाः लिख देंगे। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान कहाँ मिलता है, ज्ञान कहाँ संभव है, तो सर्वत्र माने हर जगह संभव है। इसके बाद आप लोग निबंध लेखन में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान चमत्कार, और आप पढ़ लेना कंप्यूटर, ज़रूर पढ़ लेना कंप्यूटर, और एक जो अभी ट्रेंडिंग में है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, ये 3-4 निबंध आप तैयार कर लीजिए। वैसे भी निबंध में आपको सोच के लिखना है, आप कितना उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। हाँ, निबंध लिखते समय सबसे ऊपर आप प्रस्तावना लिखना ना भूलें। क्या लिखेंगे, प्रस्तावना, और जब सारी बात 4-6 हेडिंग लिखने के बाद सबसे नीचे आप निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार आप निबंध लेखन का काम करेंगे। इस प्रकार हमारा दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 801 HA 2024 हिंदी हमने कंप्लीट किया। तो कैसी रही दोस्तों आज की क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू दोस्तों।